मैम स्टार्ट हो गई। पॉज कर लो, आप पॉज कर लो। पढ़ क्या रहे हैं ये पता है? फर्स्ट पेपर कौन सा है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, है ना। यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? आणविक जीव विज्ञान, जिसमें डीएनए और आरएनए की संरचना, प्रोटीन का निर्माण, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, पहली 2 यूनिट पूरी हो चुकी हैं। तीसरी यूनिट क्या है? बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है ना, तीसरी और चौथी एक साथ चलेंगी। तो अब अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो 3rd यूनिट में से क्या पढ़ रहे हैं? जैव प्रौद्योगिकी। और जैव प्रौद्योगिकी में क्या है? जीवों को तकनीकी रूप से उपयोगी बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कल हमने पढ़ा कि गाजर के जो रूट एरिया है वहां से हमने क्या किया? सेक्शन कट किए, और सेक्शन काटने के बाद फिर उसको संवर्धन माध्यम पर पोषित किया। ठीक इस तरीके से कभी कभी क्या होता है? कोशिकाएं होती है, जो कोशिकाएं क्या क्या जो पूरे जीव का निर्माण कर लेती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण सशक्त या टोटिपोटेंट सेल। और कोशिकाओं की इस टेंडेंसी को, इस क्षमता को क्या कहते हैं? कोशिकीय पूर्ण सशक्तता। ठीक है, कोशिकीय पूर्ण सशक्तता का मतलब क्या है? एक अकेली कोशिका के अंदर संपूर्ण जीव को बनाने की क्षमता होती है। ठीक है ना। जो सबसे पहले कोशिकाएं बनती है उन्हें क्या कहते हैं? स्टेम सेल। क्या बोलेंगे? स्टेम सेल, प्राथमिक ऊतक कह सकते हैं स्टेम सेल को। यानी कि कभी कभी क्या होता है? क्षतिपूर्ति के लिए, यानी कि कोई जैसे कट फट गया शरीर का भाग, तो वहां पर क्षतिपूर्ति के जगह पर नई कोशिकाएं जो आती हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्टेम सेल। स्थापित प्रतिस्थापित सेल्स या कोशिकाएं जो होंगी वो बोली जाती है टोटिपोटेंट। ठीक है ना। जंतु ऊतक के अंदर जो इसकी खोज की गई वो जॉली नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने की। ठीक है, मेढक के ऊतक में वृद्धि करवा करके देखी गई और एक नया ऊतक प्राप्त किया गया। ठीक है, उसे संवर्धन माध्यम में रखा और फिर अलग अलग तरीके से कोशिकाओं के वंशक्रम, मतलब अलग अलग वंशक्रम वाली कोशिकाएं प्राप्त की गई। जैसे हाथ की है तो उससे पूरा हाथ बन गया, पैर की है तो उससे पूरा पैर बन गया, उचित प्रेरक परिस्थितियों में। इसी तरीके से स्टेम सेल या तो पूर्ण सशक्त होती है या बहुसशक्त। पूर्ण सशक्त का मतलब क्या है? वो कोशिका जो एक से अधिक, बहुशक्त का मतलब है, पूर्ण सशक्त का मतलब तो है एक कोशिका संपूर्ण जीव का निर्माण कर देगी। और बहुसशक्त का मतलब होता है वो कोशिका जिसमें एक से अधिक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित होने की क्षमता होती है। एक कोशिका हो गई, दूसरी बहुसशक्तता, ये लिख लो। बहुसशक्त सेल ऐसे लिखो आप लोग, पोलीपोटेंस। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? पूर्ण सशक्त या प्लूरीपोटेंट कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की प्रजनक कोशिकाओं का निर्माण कर देती है।
जैसे बहुत सारी कोशिकाएं इरिथ्रोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स, है ना, जो क्या है, सब रक्त की कोशिकाओं के प्रकार हैं, है ना, इनका निर्माण हो जाता है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो होती है, इन्हें बोलेंगे, उनके अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है, कोशिकाओं को बहुत सशक्तता की स्थिति पाई जाती है उनके अंदर, ठीक है। कुछ सेल, चूहे की बोन मैरो स्टेम सेल्स को विकिरण के द्वारा मृत करके रुधिर कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता है, लेकिन अविकृत करेंगे, मतलब उनमें बोन मैरो ले ली। बोन मैरो क्या होती है, जो शरीर की लंबी हड्डी होती है ना, उस लंबी हड्डी के आप लोग, जैसे सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर, इस हड्डी का आप अनुप्रस्थ काट, ऐसे काट देखा आपने, ओहो एक मिनट, हाँ, इसकी कंडीशन ये है, बोलो ऐसे होती है जनरली हड्डियां। इस हड्डी को आपने क्या किया, ऐसे कट किया, डिसेक्शन, तो ये गोल 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 मिलेगा ना, इस पेन को आपने ऐसे कट किया, टीएस, तो ये गोला ही गोला तो मिलेगा ऊपर से, देखो। अब इसको देखो, यहाँ तो होती है कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट फॉस्फेट, इसकी लेयर, उसके बाद यहाँ पर होते हैं फाइबर्स, है ना, येलो कलर के कोलेजन फाइबर्स, उसके बाद इसके अंदर है ना, यहाँ पे एक होलो एरिया होता है, मतलब एक खोखली नली होती है, ठीक है। उसकी कंडीशन अगर हम लंबाई में देखें तो उसकी स्थिति ऐसे है, ये खाली स्थान जो है यहाँ, ये भी तो कोशिकाओं से मिलके बना है, तो ये कोशिकाएं फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सबको बना देती है। चूहे में देखा गया कि इस हड्डी को क्या किया, विकृत कर दिया, मतलब अल्ट्रावायलेट रेस डाल दी, फिर इससे देखा कि ये आरबीसी वगैरह, डब्ल्यूबीसी वगैरह बना रही है या नहीं बना रही, इसने नहीं बनाई। अगली बार इसको सिंपल इंजेक्शन दिया, मतलब इसको विकिरण वगैरह नहीं लगा, फिर देखा तो इसमें पता चल गया ये बना रही है, मतलब इन बोन मैरो की कोशिकाओं के अंदर बहुसशक्तता है या नहीं है, मतलब ये आरबीसी भी बना रही है, डब्ल्यूबीसी भी बना रही है, और डब्ल्यूबीसी के ही कितने सारे टाइप्स हो जाते हैं, बी सेल, टी सेल, मोनोसाइट, है ना, लिम्फोसाइट, तो वो सब एक ही कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं बनाने की क्षमता रखती है, तो इसे क्या बोलेंगे, बहुसशक्तता। समझ आ गई बात? एक ही कोशिका जब अपने जैसी बहुत सारी कोशिकाएं बनाए तो उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण सशक्तता, ठीक। तो इस तरीके से प्रयोग किया गया। दूसरा टॉपिक आता है आपका कोशिकीय बहुसशक्तता का बाद विभेदन। विभेदन का मतलब क्या होता है, विभेदन कल ही बताया था, एक होता है विभाजन, एक होता है विभेदन। विभाजन का मतलब ये क्या है, कोशिका संख्या में विभेदित होगी, कोशिका, एक कोशिका से दो कोशिका, चार कोशिका, जितनी भी कोशिकाएं बनेंगी वो विभाजन। विभेदन का मतलब है एक कोशिका विभाजित हो गई, विभाजित होने के बाद उस कोशिका को पता है कि उसका फेट क्या है, फेट मतलब उसका लक्ष्य क्या है, उसका भविष्य क्या है, उसे जड़ बनना है, तना बनना है, पत्ती बनना है, लिवर बनना है, ब्रेन बनना है, कौन से पार्ट में तब्दील होना है, उसे आगे किस अंग का निर्माण करना है। समझ आ गई बात? तो उस क्षमता को क्या कहते हैं, विभेदन क्षमता। विभाजन क्षमता तो कोशिकाओं में होती है, सारी जीवित कोशिकाओं में विभाजन क्षमता होगी, लेकिन विभेदन क्षमता संवर्धन माध्यम पे आएगी। जैसे अब तक आपने पढ़ा ना, ऑक्सीजन डाल देंगे तो जड़ बनेगी, साइटोकाइनिन डाल देंगे तो तना बनेगा, तो कोशिका के अंदर क्षमता है ना, उसे पता है मुझे क्या बनना है ना। जैसे छोटे बच्चों को पता होता है उन्हें क्या बनना है, आप लोगों को पता है आपको बड़े होकर क्या बनना है, तो क्या हो गई वो विभेदन क्षमता, ठीक है ना। तो कोशिका में किसी भी उपापचयी शारीरिक संरचनात्मक क्रियात्मक परिवर्तनों की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विभेदन। कैसा भी परिवर्तन हो, ठीक है, शारीरिक या उपापचयी,
विभेदन कहलाता है। अब विभेदित कोशिका के निर्माण की 4 स्थितियां होती है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? प्रेरणिक संकेतन या संकेत अवनमन, यानी कि उसको इंड्यूस किया जाएगा। जैसे आपने ऑक्सीजन डाल दिया तो उसे आपने प्रेरित कर दिया ना कि अब तो तुझे जड़ ही जड़ बना दी, प्रेरित किया ना, तो वो क्या हो गया? प्रेरणिक संकेतन। दूसरा, कोशिका की पहचान को निर्देशित करने वाले जीन की अभिव्यक्ति, यानी कि हमें पता है जैसे कोई कोशिका है तो उसके अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए के बाद क्या होगा? उसमें डीएनए के उस स्पेशल टुकड़े को जीन कहते हैं। डीएनए के स्पेशल टुकड़े को जीन कहते हैं। और हर स्पेशल जीन क्या करेगी? स्पेशल प्रोटीन बनाएगी। जैसे कोई स्पेशल प्रोटीन है, जैसे इंसुलिन है, तो वो इंसुलिन एक हार्मोन है ना। हर हार्मोन प्रोटीन प्रकार का नहीं होता है, लेकिन इंसुलिन है, तो हम ये कह देंगे इंसुलिन बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है? हमें पता है क्या है? पेनक्रियाज, अग्न्याशय की कोशिकाएं होगी, कोई और तो होने से रही। सीधी बात है ना। तो इस तरीके से कोशिका विभाजन। इसके अलावा विभेदित कोशिकाओं की विशेष क्रिया और संरचना की अभिव्यक्ति। हमें पता है जब उस कोशिका वो धीरे धीरे एक साइड में बढ़ रही है, लीफ जैसी यानी पत्ती जैसी बन गई, और जंतु कोशिका है तो वो क्या बनाएगी? पेनक्रियाज ही बनाएगी, फिक्स बात है। या कोई एक कोशिका है, इसके अंदर धीरे धीरे कैरोटीन इकट्ठा होता जा रहा है और वो लंबी होती जा रही है, इसका मतलब क्या है? गाजर की जड़ बना रही है जंतु कोशिका है तो भाई कैरोटीन उसमें तो होता है। कैरोटीन क्या है? रसायन है। कई बार ये पूछ लेते हैं क्लोरोफिल क्या है, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट वगैरह वगैरह सब पता है, क्लोरोफिल है क्या? एक वर्ड में पूछा जाए तो क्या है? रसायन है भाई, सीधी बात है ना। फाइटोल रिंग है, उसके अंदर टेल है, वही तो संरचना पढ़ के आए हो आप लोग। नहीं पढ़ी है तो सेकंड ईयर में वो अब पढ़ोगे आप, जो आपका फिजियोलॉजी का चैप्टर पेपर है उसमें, ठीक है। तो वो क्या है? एक तरीके का केमिकल ही तो है। डीएनए क्या है? अपने आप में एक केमिकल। आनुवंशिक पदार्थ है या नहीं है वो सब तो बात की बात है, सीधी सी बात है। उसके अंदर क्या है? ले लो, है कि नहीं है? एक किताब में लिखा देखा था मैंने, डीएनए कोशिका की आत्मा है। मतलब बालों में आत्मा नहीं है, ये आत्मा मरी हुई है बालों की, क्योंकि उसका तो डीएनए सूखा हुआ हो। तो ये अब बताओ इसमें कहां से कहीं तक आत्मा दिखाई दे रही है तुम्हें? केमिकल्स है, सबके सब केमिकल्स है कि नहीं है? तो सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीजों को ज्यादा उथल पुथल नहीं मचानी चाहिए। दूसरी चीज, विभेदित कोशिका के कार्यों के लिए आवश्यक जीन उत्पादों की सक्रियता और कोशिका की संरचना में परिवर्तन किया जा सकता है। विभेदीकरण से पता चलेगा, एक कोशिका थी, वो कोशिका में आपने केमिकल्स वगैरह डाले, वो अपने ही जैसी 4-5 कोशिकाओं में विभाजित हुई, केरस बन गया। फिर थोड़ी देर बाद आपने क्या किया? इसमें मीडियम में रखा। अब इस कोशिका ने क्या किया? इन 2 कोशिकाओं ने डिसाइड किया कि हमें जो है जड़ सॉरी हमें जड़ वाला हिस्सा बनाना है। लेकिन इन कोशिकाओं ने डिसाइड किया कि हमें तो सीधे ही पत्ती बना देनी है। लो, किसी भी कोशिका ने ये डिसाइड, इसने बीच वाली ने डिसाइड किया कि मैंने तना बना देना है। तो अब क्या हुआ? अलग अलग संरचना और कार्य की दृष्टि से विभेदन हो गया कि नहीं हो गया? संरचना में परिवर्तन आया, कार्य में परिवर्तन आया, और केमिकल्स में भी तो परिवर्तन आएगा भाई। इसके अंदर केमिकल आया होगा ना, कौन सा? कौन सा केमिकल है? क्लोरोफिल। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसकी ऐसी होती है, ठीक है। तो इन कोशिकाओं ने ये डिसाइड किया कि हमें ये वाला केमिकल बनाना है, क्लोरोफिल। लेकिन इन कोशिकाओं ने डिसाइड किया कि नहीं बनाना है, तभी तो वो जड़ में निर्धारित हुई है, तभी तो निर्धारित करोगे। इन्होंने नहीं बनाया ये केमिकल, इन्होंने बनाया ये केमिकल, ठीक है। आगे बात समझ। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगी? विभेदीकरण। कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के रसायन बनाना शुरू कर देंगी, तभी तो लिखा है शारीरिक परिवर्तन आया, क्रियात्मक परिवर्तन आया, और उपापचयी, यानी कि कौन सी चीज बननी है, कौन सी चीज उसको बिगाड़ देनी है अपने अंदर से, वही सब परिवर्तन तो क्या है? विभेदन है,
ठीक है ना, ये होता है विभेदीकरण। उसके बाद आगे पढ़ते हैं संरचनात्मक विकास, ठीक है ना। अच्छा एक बात और इम्पोर्टेंट है, जब नई नई पत्तियां बनती हैं तो ऑक्सिन पत्तियों से स्तंभ में स्थानांतरित होता है। ऑक्सिन कहाँ है, पत्तियों के द्वारा, पत्तियों ने क्या किया, ऑक्सिन बनाया, क्योंकि नई नई पत्ती बन गई है पौधे के अंदर, वो क्या करेगी, ऑक्सिन एक हार्मोन होता है उसे बनाएगी और नीचे की तरफ भेजेगी। तो पत्ती, भाई देखो एक पत्ती बन गई, ये प्रकाश संश्लेषण वगैरह कर रही है, अब ये क्या करेगी, नीचे की तरफ भेजेगी ना। अब ये ऊपर तो बनाने से रहा, नई पत्ती कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी ना, क्योंकि अब यहाँ एनर्जी आ गई, यहाँ ऐसे बनेगी। जब पत्तियों का विकास इस तरीके से होता है, पुरानी पत्ती ऊपर और नई पत्ती नीचे, तो इसे क्या कहते हैं, तलाभिसारी क्रम, क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो नीचे की तरफ पत्तियों का निर्माण होता है। संरचना की बात करें तो ये आपको वैसे तो थर्ड ईयर में प्रॉपर तरीके से पढ़ने को मिलेगा कि किस तरीके से, वैसे आपको इतना पता होगा, सबसे पहले क्या होता है, युग्मक होते हैं, युग्मक मिलके क्या बनाते हैं, युग्मनज, जायगोट बनाएंगे, जायगोट से क्या बनेगा, फिर बीज, बीज से क्या बनेगा, मूलांकुर प्रांकुर होंगे, प्रांकुर प्ररोह बनाएगा, मूलांकुर मूल बनाएगा, और फिर धीरे धीरे पौधे का विकास होता चला जाएगा। जो स्तंभ बनेगा उसमें क्या क्या बनेगा, बर्ड बनेगी ना, कलिकाएं बनेंगी, पर्व बनेंगी, पर्व संधि बनेंगी, पत्ती बनेंगी, फूल बनेगा, फल बनेगा, सारा विकास होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ आप कैसे निर्धारित कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये टोटीपोटेंसी की कहानी तो ज्यादा लंबी थी नहीं, ठीक है। अब इसके बाद सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है। अच्छा गाजर पर जो प्रयोग किया गया वो किसके द्वारा किया गया था, स्टीवार्ट के द्वारा था, याद रखेंगे। कई पता लगा लिखा आ जाए स्टीवार्ट के द्वारा गाजर पर किए गए प्रयोग को समझाइए, तो आप बोलो स्टीवार्ट वाला तो मैडम ने लिखवाया नहीं था शायद, गाजर का प्रयोग तो था। अब बहुत से तो ऐसे होंगे, चलो भैया लिख दो, सही होगा तो सही, नहीं हो तो सही, ऐसे भी होते हैं कुछ बच्चे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, स्टीवार्ट का प्रयोग है वो। सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन की क्या मतलब होता है, छोटे छोटे जीवाणु हैं, ठीक है। जैसे ज्यादातर क्या किया जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा, पहले तो ये पता होना चाहिए प्रवर्धन क्या होता है। प्रवर्धन मतलब लैंगिक जनन नहीं है, जैसे कि गुलाब है, गुलाब के पौधे की क्या लगाते हैं, कलम लगाते हैं। पत्थर चट्टा की क्या होती है, पत्तियों से जनन होता है, तो वो क्या है, कायिक जनन। कायिक जनन में वहां कोई माता पिता जैसी स्थिति तो बन नहीं रही, नर मादा जैसा कुछ नहीं बन रहा है, सीधे कोई भी भाग पौधे का, कोई भी भाग जब नए पौधे का निर्माण कर रहा है तो उसे कायिक जनन न कह के कायिक प्रवर्धन कहते हैं। प्राकृतिक और कृत्रिम दो तरीके से पढ़े होंगे ना आपने कई बार, ठीक है, बहुत सारी विधियां हैं उसकी। तो इसी तरीके से सूक्ष्म प्रवर्धन वो क्रिया है जिसमें पौधे के कायिक भागों के छोटे छोटे कर्तोतकों को संवर्धन माध्यम पर उगाते हैं, यानी एक्सप्लांट, कोई भी पार्ट का एक्सप्लांट ले लिया, एक्सप्लांट मतलब कर्तोतक हिंदी में कहेंगे, यानी बायोटेक्नोलॉजी में संवर्धन माध्यम के लिए पौधे का जो भाग प्रयुक्त होता है वही एक्सप्लांट या कर्तोतक कहलाता है, ये समझ लो आप, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो जैसे ये कोई पौधा है, ठीक है, इसकी पत्ती हमने का थोड़ा सा टुकड़ा हमने ले लिया, इसको हमने संवर्धन माध्यम पर उगाया, पोषण वोषण सब दिया, छोटी सी एक कोशिका ले ली, उगा दिया। अब क्या होगा, इस कोशिका ने वृद्धि करी, ऐसे 3-4 कोशिकाओं का एक समूह बन गया। अभी इन कोशिकाओं को नहीं पता है कि इसको क्या बनना है, अविभेदित है, तो इसे क्या बोलेंगे, कैलस। ये फिर आपने इसमें और मीडियम डाल दिया, आपने कहा नहीं भैया हमें इसको जड़ बनवाना है, इसको पत्ती बनवानी है, तो धीरे धीरे ये वृद्धि करेगा, इसका थोड़ा सा विकास हो गया और ये ऐसे नया बन गया। जब इसने छोटी सी एक पत्ती आती है पहली, तो इसे क्या बोलेंगे, पादपक या प्लांटलेट, क्या बोलेंगे, प्लांटलेट। फिर इसको क्या करोगे, गमले में लगाओगे, ठीक है। आपने कौन सी पत्ती ली थी, पत्ती का हिस्सा लिया था, और उगा क्या रहे हो आप, पूरा का पूरा पौधा, यही क्या है, बायोटेक्नोलॉजी।
अब इसमें क्या हो गया, पूरा बन गया, फिर इसके बाद इसको फील्ड में भेजोगे, फील्ड में फिर मतलब खेतों में उगाओगे, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। अब इसमें जनरली कौन से पौधे उगाए जाएंगे, जैसे गुलदाउदी का होता है। अच्छा, सूक्ष्म प्रवर्धन की सबसे इंपॉर्टेंट मांग ये है कि केवल और केवल कायिक भाग ही एक्स प्लांट के तौर पे लिए जाते हैं, बाकी के नहीं लिए जाते। जैसे तुम ये सोचो परागकण या भ्रूण या जायांग ये कोई हिस्सा ले लेंगे, तो ऐसा नहीं, केवल कायिक हिस्से कोई लोगे तो उसे क्या बोलेंगे, सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है ना। बहुत सारी ज्यादातर आर्थिक उपयोग के कौन से पौधे होते हैं, आर्किड, सिम्बिडियम, वांडा, कैटेलिया, गुलदाउदी, बिगोनिया, कार्नेशन, जरबेरा, ये सारे फूलों के पौधे हैं। इनमें सबसे ज्यादा मांग है, इनकी डिमांड ज्यादा है। अच्छा, आर्किड क्या होते हैं, आर्किड वो पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पे उगते हैं लेकिन उनसे कुछ लेते देते नहीं है। कभी देखा होगा ना आर्किड, एपीफाइट बोलते हैं उन्हें, अधिपादप। आर्किड कभी जाकर के सर्च करना आप गूगल वगैरह पे, इतने सुंदर सुंदर फूल होते हैं, ऐसा लगता है 10 गुड़िया हाथ पकड़ के नाच रही है, ऐसे फूल आते हैं एक पेड़ के ऊपर, ठीक है। इस तरीके की वैरायटी वाले होते हैं, आर्किड बोलते हैं उनको, ठीक है। बहुत सारी डांसिंग डॉल, पिंक कलर, येलो कलर, व्हाइट कलर, ऐसे बहुत सारे खूबसूरत लगते हैं देखने में, गार्डन में लोग उन्हीं को लगाते हैं, ठीक है ना। मतलब अब तक फूलों पे तितलियां देखी होंगी, अभी ऐसा लगता है कि गुड़िया ही फूल बन गई है, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है दो, एक नर एक मादा पुष्प हाथ पकड़ के लगे हुए होते हैं, ऐसा लगता है उन्हें देखने पर, ऐसे ऐसे उनकी पंखुड़ियों का अरेंजमेंट होता है। तो ऐसे पुष्प सुनने में कितने अच्छे लग रहे हैं आपको, तो फिर जब आपके गार्डन में लगे तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो इस तरीके के पौधों की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए सूक्ष्म प्रवर्धन का भी विकास तेजी से हुआ है। कुछ पौधों में केला, केले में जहां बीज तो या तो बनता ही नहीं है, केले में बीज देखा कभी, केले में बीज नहीं देखे, है ना। केले में बीज नहीं, नॉर्मली लोग पौध लगाते हैं। या कुछ हैं जहां पर बीज या तो कम बनते हैं या फिर उनके विकसित होने में अनेक सारी बाधाएं आ जाती हैं, तो वहां पर माइक्रो प्रोपेगेशन करना चाहिए। मतलब केले का कोई भी हिस्सा ले लिया, उसका छिलका ले लिया, फल ले लिया, उसको उगा दिया, तो उससे पूरा का पूरा उग जाएगा ना पौधा, इस तरीके से उगता है, ठीक है। अब आप लोग रिजॉइन कर लीजिए।